नमस्ते दोस्तों, मैं मनु श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है बातों बातों में। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिनका निर्देशन बॉलीवुड में पत्थर की लकीर माना जाता है, जिनका लेखन आज भी सिनेमाघरों में ठहाकों के लिए एक मिसाल है और जिनकी कलाकारी अद्वितीय है। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और कलाकार अमित सूर्यवंशी जी का। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। सर, आपने दर्शकों सिनेमा को दिया है और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिनेमा से हर ढंग से जुड़े हैं। मतलब आप कई स्ट्रीम में काम कर चुके हैं सिनेमा के और एक दर्शकों आपने सिनेमा को दिया है। तो हम जानना चाहेंगे ये शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था जी। फर्स्ट टाइम अपने अंकल के साथ पिक्चर देखने गया जी। तो थिएटर में सारे लोग बैठ के पर्दे पे देख रहे हैं और मेरी नज़र पड़ती है ना कि पीछे वो लाइट क्या यूं यूं कर रहा है जी। अब मेरा ध्यान हमेशा उस हल्के से इस टाइप का था, खिड़की नुमा। जी। मैं बोला उसके अंदर ये लोग हैं, वहाँ से कुछ डांस वांस कर रहे हैं और लाइट से जो है पर्दे पे आ रहा बच्चा 7 साल का। जी। फिर एक दिन दोबारा मैं पहुँचा किसी तरह से एक और अंकल के साथ। जी। उनसे कहा कि मैं बाथरूम जा चाहता हूँ। मैं ऊपर गया, जाकर देखा तो वहाँ एक मशीन चल रही कलर करके और एक आदमी पसीने से नहाया हुआ। बोले इधर तो सब गए किधर? जी। लाइट तो इसी में से आ रही। अब परेशानी होगी कि अब करे तो करे क्या, कैसे पता लगा? उसको पूछा तो भगा दिया उसने गाली वाली देके। जी। तो फिर हमको लगा कि एक साइकिल पे लड़का आता था वो डब्बा वाला लेके। जी। जी। तो हमने देखा डब्बा एक ऊपर चल रहा है, नीचे लगा, ऊपर से निकलता है नीचे लगा, डब्बे के अंदर कोई जादू है। जी। तो हम लोग 4-5 लड़के जाकर एक बीच चौराहे पे खड़े हो गए जहाँ से वो सुनसान जगह थी। जी। वहाँ पे उसको पकड़ा हम लोगों ने, डब्बा खुलवाया और एक एक फिल्म चेक किया तो कोई यूँ है, कोई ऐसा है, कोई फिल्म फेयर अवार्ड की तरह से खड़ा है। और बड़ा परेशानी तो हुआ कैसे, फिर मैगजीन आना शुरू हुआ था हमारे उस जमाने में। सैलूनों में बैठते थे तो न्यूज़पेपर वहाँ पढ़ने को मिलता था। तो वहाँ मायापुरी कर गया, तब पता चलेगा ऐसे पिक्चर तो बॉम्बे में बनती है। जी। तो मैं परेशान कि बॉम्बे में बनती है और लिलवा सिनेमा में कैसे दिख रहा है। जी। अब जानने की इच्छा शुरू हुई तो फिर मैंने 3 साल बाद 1978 को फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। तो चाइल्ड आर्टिस्ट मेरे साथ आने से खरबंदा, अब उनको भी कोई नहीं जानता है। जी। रविंद्र जैन हमारे साथ म्यूजिक में, सरदार मलिक सब मेरे दोस्त हैं। जी। तब धीरे धीरे उनकी बातों से पता चला कि बम्बई में ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है। अब हमारे दिमाग में कल्पना की वहाँ पे चित्र नगरी होगा जहाँ पे सब लोग रहते हैं, बस उस प्रांगण में किस तरह घुस भर जाओ बस। उसका बस अब आसान हो गया। फाइनली वह स्ट्रगल करते रहे, पढ़ाई भी थी अपनी। फिर 10 साल की उम्र में ज्वाइन किया तो घर से पुरजोर विरोध हुआ, पिताजी बहुत नाराज होते थे, जो कि स्वाभाविक था मुझे लगता है। तो फिर मुझे अपना नाम अवधेश कुमार सिंह साबी सूर्यवंशी करना पड़ा ताकि उनको पता नहीं चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं तो रनिंग प्ले में आकर वो पिटना शुरू कर देते थे। जी। जी। तो फिर धीरे धीरे सिलसिला बढ़ा और एक टाइम ऐसा कि पढ़ाई भी पूरी करनी थी। जी। और मैं 91 में बीकॉम कंप्लीट करके मुंबई आया। वैसे तब तक बंगला फिल्मों में काफ़ी काम मिले थे, पूरा ओवरऑल पता चल गया था, लेकिन बंगला फिल्मों का स्तर जो था ना वो नथिंग, मतलब वहाँ मुझे संतुष्टि नहीं मिली। काम कर रहा था, पन्ना हसन को असिस्ट करता था, काफ़ी डायरेक्टर को वहाँ असिस्ट किया, चाइल्ड आर्टिस्ट में भी। तो मैंने उनसे कहा कि सर इसके 200 शो हो चुके हैं। जी। क्या नाम था सर उस शो का? उस शो का नाम था एक सत्य हरिश्चंद्र। एक सत्य हरिश्चंद्र। जी। उसमें आई वॉज प्लेड रोहित। अच्छा। तो मुकेश जी ने बोला कि मेरे साथ चलो, मैं बड़ा खुश हुआ, मैं चलो। तो पहला स्ट्रगलर हूँ जो बाई फ्लाइट स्ट्रगल करने मुंबई आया। क्या बात है सर, क्या बात है। फिर अब मुकेश जी को मेरे बारे में पता नहीं था। जी। वो लाए कार से अपने घर में घुसे, बोले बाबा टैटू। अब टाटा बाय बाय कर दिए, बोले मैं पैसे नहीं, मैं परेशान हो गया। बोला मुझसे पैसा कैसे मांगू, था भी नहीं। फिर अचानक मुझे वहाँ से आगे बढ़ा तो पंकज झर की गाड़ी नजर आई, तो मैंने उनको रोका। जी। जी। तो बोले क्या बात है? बोले सर मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते। जी। और मुकेश खन्ना मुझे लेके आया, वहाँ छोड़ दिया। जी। तो ऐसा करते कि थोड़ा सा मेरी मदद करिए, मैं यहाँ कलकत्ता में काफ़ी काम किया बट यहाँ मुझे कोई नहीं जानता। जी। तो बोले इतने बॉम्बे में आपको मैं ही मिला गाड़ी रोक के। तो मैंने कहा सर अपने कर्म का गुण का कुछ तो स्वभाव होगा। जी। आपके दरवाजे को खाली रह जाता नहीं। जी। जी। तो कुछ तो गुण आप में होंगे तभी आपको रोल मिला। तो उन्होंने मुझे 50 रुपये निकाल दिए और हेमा जी के आगे असिस्टेंट भेज दिए। तो आई वॉज ज्वाइन हेमा ने एज असिस्टेंट। उसके बाद वहाँ से फिर मैं इन चंद्रा जी को क्या कल जी को मैंने फिर एक सिलसिला चल पड़ा।
और 91 में आने के बाद 97 तक मैंने ऑल ओवर इंडिया में अपने पोस्टर लगा दी। फिल्म अग्निचक्र जिसमें मेरा भांजा गोविंदा हीरो में संजीव शादी पर बड़े फॉर्म जी जी। जबकि मैं चाहता तो अपने बड़े भैया जी से बहुत हेल्प ले सकता था, गोविंदा से, कीर्ति कुमार से, लेकिन नहीं। मैं जब गोविंदा घर में पहुंचा तो मेरे हाथ में 7 लाख रुपये थे। क्या बात है भाई वर्मा ही 11 लाख ले तो मैं 7 दूंगा, इतना ही गुरु। उसके बाद फिर पंकज जी के घर पहुंचा, उनको मैंने कहा भैया 50,000 है, आप मेरा सीरियल कर रहे हैं, आप वो आदमी जिन्होंने मुझे उस टाइम 50 रुपये दिया था, तो 50 का 50,000 बना के लाया। क्या इस तरह से गाड़ी चल पड़ी और धीरे धीरे काफ़ी काम किया। गोविंदा वाले को फिल्म के बाद जीतू साहब से मेरी दोस्ती थी, तो जितेंद्र जिले के बालाजी में तो मैंने कुसुम कसौटी कहानी घर घर की ये सब शुरुआत किया। वहाँ छोड़ा तो वाली इस घर पर मुझे सोनी चैनल लेकर गया। सर ये तो फिल्मों की बातें हैं कि फिल्मों में आपकी शुरुआत हुई, लेकिन सर हम ये जानना चाहेंगे आपने काफ़ी थिएटर में भी काम किया, जैसे आपने बताया उसके 200 शो किए हैं। ये जानने की इच्छा हर नए कलाकार की होती है कि थिएटर और फिल्म दो अलग विधा है, दोनों ही हालांकि कला का ही माध्यम है, लेकिन ये कितना ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति कलाकार बनना चाहता हो, एक्टर बनना चाहता हो, डायरेक्टर बनना चाहता हो या राइटर बनना चाहता हो, तो थिएटर किस तरह से तीनों विधाओं में, चूंकि आप तीनों में रहे हैं, किस तरह से थिएटर उनकी मदद कर सकता है, या अगर वो अपने गांव में है, अपने घर में है, वहां पे वो उसकी कैसी शुरुआत कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक थिएटर का सवाल है, कहीं से भी मिले एक शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि थिएटर जो है पहला इनिशिएटिव जो आपको घर से मिलता है, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में कोई एक तो होगा जो थोड़ी सी जानकारी रखता है, उससे उतना ले लीजिए, तो वहाँ से शुरुआत आपको हो जाती है। थिएटर एक ऐसा विधा है जिसमें डायरेक्टर होता है, लेकिन जब आपका प्ले शुरू होता है तब आप ही आकर फिर बीचों में आपको डिस्टर्ब कर देगा कोई भी। और सीरियल का माध्यम और फिल्मों का माध्यम में हर शॉट के आगे पीछे आपका डायरेक्टर होता है, आपको उसके गाइडलाइंस के अंदर में सारा काम करना है। फ्रेमिंग अलग होती है। थिएटर में जो जहाँ बैठा वहाँ सारा फ्रेम में देख रहा है, जैसे सामने बैठा तो आपको पूरा वाइड देख रहा है, जो उसके पीछे बैठा मिड देख रहा है, जो पीछे बैठा और वाइड देख रहा है, वाइड होते हुए एंड तक बहुत वाइड जाता है। थिएटर में यह कि आपको हर किसी का ख्याल रखना है कि आप जो बोल रहे हो नीचे सामने फ्रंट बेंचर्स को भी सुनाई दे और लास्ट बेंचर्स को भी सुनाई दे जी, ये आपकी जिम्मेदारी है जी। फिल्म में कहीं पे बैठा रहे, वो कैमरे की और टेक्निक की जिम्मेदारी है कि आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएगा, तो ये सुविधाएं मिलती है जी। तो सबसे पहले आप अपलोड हो जाइए, जैसे आप जितना फैल जाइए तो फिर आपको धीरे धीरे कंट्रोल करते रहते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल जंगल से घोड़ा पकड़ कर लाते हैं तो पीठ पर हाथ भी नहीं रखने देता है, तो उसको लंबी सी रस्सी डालकर ना खंभे में बांध देते हैं। अब वो भागता डग 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 तो एक राउंड रस्सी उसके लिपट जाती है, फिर भागते 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 पूरी रस्सी लिपट जाती है, फिर कंट्रोल में आ जाता है। फिर आप उसकी सवारी करिए, कुछ भी करिए, आपके रेस का घोड़ा हो जाता है। उसी तरह से कलाकार जो होता है ना, पहले जितना उसको भागता भाग लेंगे, मैं भी पहले पूरा छूट देता हूँ, जितना करना कर हो गया। अब आप भी बोलता हूँ अपने मन की कर ली ना, डू वट एवर। कई बार ऐसा हो गया नसरुद्दीन शाह को भी 128 रेटिंग देना, क्योंकि वो अपनी मन की कर रहे थे, कर लो पहले पेट भर जी, जहाँ हालांकि काम 10 मिनट का था। उसी तरह से जो जिस स्टेज पे आप है, हर इंसान है, उसका एक डायरेक्टर है जी, उसने कुछ निर्देश देके भेजे। अब यहाँ आदमी अपने मन की कर लेता तो पूरा मुझे कर लेते हैं, फिर करते करते एक उम्र ऐसा आता है, एक वक्त आता है जब आप उसकी बात सुनने लगते हैं, तब से आपको सफलता मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि वही है वही प्रोग्राम बचेगा। सही बात। क्योंकि फाइनली अब एक एक्टर ने अभी अभी फिल्म एंट्री मारी, सपोज कर जैसे मैंने सिद्धार्थ को ही बोल दिया जी, तो मिला मौका मारो चौका में उसकी अभी अभी एंट्री हुई है जी। स्क्रिप्ट तो मैं 3 साल से लिख रहा हूँ, सही बात, 3 साल से उसको वर्कआउट कर रहा हूँ। सिद्धार्थ से पहले कोई और हीरो था, उससे पहले कोई और हीरो था, ऑलरेडी फिल्म का मुहूर्त भी हो चुका जी, तो उस पर 4 अलग हीरो थे, उनका ग्राफ नहीं जमा, मैंने फिर चेंज किया जी, गाना रिकॉर्डिंग का नंबर हीरो आर्टिस्ट मैंने चेंज किया, फिर से कास्टिंग की, फिर नहीं जमा, फिर चेंज किया, फिर से कास्टिंग कर जी, इस दर्जन में आएगा ऐसा होगा। तो अब चूंकि आपने अभी भी एंट्री मारी है, आपको पता ही नहीं कि इस पर कितना काम ऑलरेडी हो चुका है। सही है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा, आप उस डायरेक्टर के मेंटल लेवल स्टेटस के पैरेलल खड़े हो जाते हैं। जब पैरेलल खड़े हो जाए तो उसको आप फॉलो करेंगे, जब तक नहीं खड़े होते तब तक वो आपको फॉलो करेंगे, बस इतनी सी बात। सर जैसा कि आपने बोला कि थिएटर और मुझे लगता है ट्रेनिंग एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बहुत तरह की ट्रेनिंग्स होती है, किस तरह की ट्रेनिंग को एक एक्टर को स्पेशली प्रेफर करना चाहिए जिससे कि वो फिल्मों में अच्छा कर सके? देखिए क्या होता है कि आमतौर पर जब हम शुरुआत करते हैं जी, तो आप कैलकुलेट करिए कि फर्स्ट हीरो आपकी लाइफ में मिले आपके फादर जी, फर्स्ट गुरु आपको मिले आपकी मदर, आप डिपेंड करता है उनको नॉलेज कितना है, आप उनकी नॉलेज लीजिए, आगे बढ़िए, और ये कैलकुलेट करिए कि उससे ज़्यादा नॉलेज किसको, उसको पकड़िए, फिर कैलकुलेट करिए उससे ज़्यादा नॉलेज किसको,
जब आप जानने की इच्छा होगी, जिज्ञासु आप होंगे, तो एक न एक दिन आपको एक सही आदमी मिलेगा जो सही चीज़ आपको बताएगा, मिलना ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं है और आपके मन में इच्छा है तो आपको मिलेगी। क्योंकि अगर आपके मन में कोई इच्छा आती है तो ईश्वर ने उस वस्तु को आपके लिए कहीं पर सुरक्षित रख दिया, आपको बस जाकर ले लेना है। अब वो सफर 1 साल का हो, 1 दिन का हो, 20 साल का हो, या इस जन्म में नहीं भी हो। कई लोग ऐसे जो एक मेरा दोस्त है सतेंद्र करके, आप उससे मिलेंगे, 20 साल से स्ट्रगल कर रहा था, कैमरे फेस नहीं किया, मन में इच्छा है, कैमरा भी रखा हुआ, लेकिन नहीं फेस किया। उसके कुछ सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन ऐसे जो 20 साल में जो कैमरे के सामने नहीं आ पाया। तो कई बात से एक आपकी तकदीर भी कुछ काम करती है। अगर 60% आपकी मेहनत है, 20% टैलेंट होता है और 20% तकदीर जब काम करती है, तब आदमी नॉर्मल सा एक जतिन भाई राजेश खन्ना बन जाते हैं, एक रवि जितेंद्र बन जाते हैं, एक हरी भाईजरी वाला संजय कुमार बन जाते हैं, तो होता है। सर चलिए, बातें फिल्मों की शुरू हो गई हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी फिल्मों में शुरुआत कैसे हुई। देखिए, बॉम्बे आना एक अलग बात थी, फिर आपको इन लोगों का सपोर्ट मिलना एक अलग बात थी, लेकिन पहली फिल्म कौन सी है और वो शुरुआत कैसे हुई आपकी फिल्मों में? वो हुआ क्योंकि मैंने चंद्रा जी को ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट, तो उनके साथ नरसिम्हा, हमला, घर पे काबू, तेजस्वी, 5 फिल्में जी। अब मुझे लगा कि मुझे इंडिपेंडेंट घोषित हो जाना चाहिए, और जैसे ही मैंने सोचा 3 दिन के बाद मैं एक आदमी से मेरी मीटिंग हुई, पीयूष नाम के एक प्रोड्यूसर, वो एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे, तो मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहानी सुनी, तो बहुत पसंद है। बोले एक शर्त है इसमें, हीरो गोविंदा चाहिए, मैंने कहा दिया। तो गोविंदा को मैंने जाकर 7 लाख में साइन किया, फिर नसरुद्दीन शाह के पास गया, उनसे प्राइस डील किया, डिम्पल जी के पास गया, अनुपम खेर के पास गया, इन लोगों ने बहुत कॉपरेट किया। बट हुआ क्या, तो कुछ सर्कल ऐसे थे कि चिची में और नसीर भाई में थोड़ी सी अनबन होगी। वो बोले मैं सीनियर हूँ, ये बोले मैं गिरता हूँ। तो वो एक एक्सपीरियंस था कि भाई ये लोग आपस में लड़ते हैं तो नुकसान हमेशा प्रोड्यूसर लोग। तो वो फिल्म जितना मैंने उम्मीद की थी उतनी नहीं चली, बट ठीक है। उसके बाद मैंने एक बार मन उदास हो गया, पहली फिल्म फ्लॉप हो गई, तो मैंने फिर जितेंद्र को पकड़ा, तो भाई ये वाइट कपड़े पहने उन्होंने मुझे सिखाया, तो वो मुझे बालाजी में लेके इतना समझाया। कुसुम सीरियल शुरुआत की, मैं सीरियल में लेके, अच्छा, फिर सीरियल से बोर हो गया, कुसुम सीरियल से कुसुम से शुरुआत किया, बोर हो गया। फिर मुकेश खन्ना बुलाया, उनका सत्यमान को कुछ प्रोत्साहन नहीं थे, वो मैंने किया। फिर वापस एकता ने बुला लिया, फिर कसौटी मुझे दी गई। उसके बाद फिर ये मेरी लाइफ है सीरियल अलियस कर लेके गया सोनी चैनल में, वहाँ पर मैंने से बातचीत किया, बिल्कुल ट्रांसलेट में लाया गया, और ये मेरी लाइफ है सीरियल की शुरुआत है। तो मैं 24-25 एपिसोड, सबसे ज़्यादा मैंने कुसुम की 80 एपिसोड के बाद में बोर हो गया, तो मैंने छोड़ दिया। चलिए सर, सीरियलों की बात हो रही है, फिल्मों की बात हो रही है, फिर एक और फिल्म मैंने की 2008 में शाबाश करके। उसी दरमियान मुझे पता चला कि एक हमारे प्रोड्यूसर थे उल्लास महात्रे, तो उन्होंने फिल्म बनाई थी द्वंद्व युद्ध करके, उसमें सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी वगैरह थे। तो कुल्लू मनाली में शूटिंग के दौरान पता नहीं सुनील शेट्टी में और डायरेक्टर में क्या हुआ कि सुनील शेट्टी ने डायरेक्टर को पटक कर वो मारा और फिल्म बंद कर दी। अब उल्लास महात्रे मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे बोला ऐसे बात है, फिर काफ़ी झगड़े हुए सुनील शेट्टी से, काफ़ी बंद हुई। तो मैं गया अन्ना के पास, मेरे बोला अन्ना तुम डायरेक्टर के साथ लड़ो, मारामारी करो, कुछ नहीं करो, प्रोड्यूसर का 1 करोड़ 20 लाख लगा दे दो, लड़ो। डायरेक्टर की तो औकात नहीं, पैसा नहीं दे सकता, गरीब आदमी, आपने फिल्म रोकी है तो आप उसका पैसा दे दो, आप मारामारी करते रहो ना जिंदगी भर। आपके पर्सनल झगड़े में एक प्रोड्यूसर का नुकसान किया, ना तो डायरेक्टर का कुछ लगा, पैसा बड़ी मुश्किल से आदमी कमाता है। तो अन्ना कोई बात नहीं समझ में आई, बोला वो डायरेक्टर आएगा तो मैं नहीं करूँगा। मैंने ठीक है मैं करता हूँ, मेरे साथ तो करेगा। तो मैंने फिल्म कंप्लीट कर दी, और कंप्लीट करने के बाद मैंने उसी डायरेक्टर का नाम डाल दिया, क्योंकि बेचारा हमारे भी खाया जिस फिल्म के लिए, शायद उसकी पहली और आखिरी फिल्म है। तो मैंने उसी डायरेक्टर का नाम डाल दिया। तो सुनील शेट्टी मेरे को भटक के बोला कि मेरे दरवाजे पर कभी नहीं है। शाम का वक्त था, मैंने कहा चलो भगवान चाहेगा तुम्हारे दरवाजे पर आज से कोई नहीं है, वही हो गया। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें होती है, मतलब फिल्म मेकिंग के दौरान काफ़ी चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, बहुत बैलेंस करना पड़ता है। और वो अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के अलावा भी एक एक्स्ट्रा टैलेंट होता है कि सबको आपकी उम्र में 40 आदमी 60 आदमी, सही बात, कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है एलेवेंथ आवर में, सबको आपको बैलेंस करके चलना है। तो बीइंग अ डायरेक्टर और वेरी गुड मैनेजर और भाई सबको खुश रखे, इसलिए शायद मेरा स्वभाव कॉमेडी का, सबको हंसा बुलाकर पता नहीं लगता। चलिए सर, फिल्मों की बात आ रही है, आप मैनेजमेंट की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि टीम को साथ में लेके चलना है। तो सर फिल्मों में देखिए दोनों फेज हैं, हम देखते हैं कला का एक फेज है, फिर एक ये भी बात होती है कि नहीं फिल्म चलनी चाहिए, प्रोड्यूसर्स की अपनी अलग चाहत होती है। तो इसको एक डायरेक्टर कैसे बैलेंस करता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। क्योंकि देखिए हर आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को अपनी कला दिखानी है,
उसको एक अलग उसका एक जीवन है कला के साथ, लेकिन प्रोड्यूसर का एक अलग डायरेक्शन होता है कि नहीं फिल्म को ऐसा ले जाना है और यहाँ तक पहुँचाना है। तो इसको एक डायरेक्टर कैसे बैलेंस करता है और कैसे इन दोनों को मोटिवेट करता है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। बट पहले क्या था कि हम फिल्में बनाते थे तो हमारे 6 डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, जैसे ओवरसीज के दिलीप धर्मानी थे, पलायन नीलानी थे जी, और ये अपना हीरोज कंपनी था, ये तो ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर थे जो बाद में कॉर्पोरेट में तब्दील हो। तो ये 6 डिस्ट्रीब्यूटर 6 अलग अलग अपने एरिया की फिल्में हमसे खरीद के ले जाते थे। तो बिफोर रिलीज हम प्रोड्यूसर का पैसा प्रोड्यूसर को वापस कर देते थे विद द प्रॉफिट। बिफोर रिलीज अगर मान लीजिए हमने 1 करोड़ की पिक्चर बनाई तो 6 ट्रेड अगर हमने 20 लाख की बेची तो हमने प्रोड्यूसर को 1 करोड़ 20 लाख वापस कर दिया। बाय द टाइम रिलीज करते वो दूसरा पिक्चर लॉन्च कर देता था, जब तक वो रिलीज होती दूसरी कंप्लीट हो जाती थी। तो इस तरह से साइकिल स्टाइल चलता था। अब हुआ कि बीच में 2001 में कॉर्पोरेट हाउस ने एंट्री कर दी। अभी कॉर्पोरेट हाउस ने आके क्या किया कि सारी चीज़ों को बिगाड़ दिया। अब इनके पास भयानक पैसा था, आए सारे जितने बड़े बड़े एक्टर थे सबको इन्होंने 100 करोड़ देकर साइन कर दिया, उनको गिरवी रख लिया एक तरह से अपने पास। अब इन लोगों ने प्लान किया था कि मैं सारे एक्टरों में डेटें हमारे पास होगी। अब कोई प्रोड्यूसर एक्टर से डेट लेने जाएगा तो वो कहेगा मैं डेट तो कॉर्पोरेट के पास आप उससे डेट लीजिए, तो रेट इन लोगों ने डबल ट्रिपल करके मांगना शुरू कर दिया। इस चक्कर में हुआ क्या कि जो लोग शाहरुख खान को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे, सलमान को लेकर बनाना चाहते थे, उन कॉर्पोरेट वालों ने अमाउंट डबल कर दिया। नहीं तो मुझे याद है कि जब अमिताभ बच्चन हमने प्राइस 40 लाख किया था तो इंडस्ट्री में ताला लग गया था, हड़ताल अनाउंस हो गया था, फिर उनको 40 से 25 लगाना पड़ा। 40 लाख रुपये अमिताभ बच्चन के लिए नहीं लग सकते। लेकिन ये कॉर्पोरेट हाउसेस में आकर सब एक्टरों को जितने मार्केट में एक्टर थे सबको इन्होंने कर दिया और सबकी रेट हाई करके उस डेट को डबल ट्रिपल भाव में बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद हुआ क्या कि मामला सारा गड़बड़ हो गया, बिगड़ गया। तब लोगों ने क्या किया कि सोचा कि भाई आज पता था माधुरी दीक्षित 21 लाख लेती है, 50 मांगने शुरू कर दी। तो लेवल लगा माधुरी दीक्षित मांग रहे हैं कॉर्पोरेट हाउस। उस चक्कर में का माधुरी भी आउट हो गई, धीरे धीरे सब आउट होने शुरू हो गए। नहीं तो पहले 50 हीरो होते थे, 49 की फिल्में चलती थी, आज गिन के 7 हीरो है, 5 फ्लॉप है। उसका रीजन क्या है कि उनकी डेटें उनके पास नहीं है, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, वो बिके हुए। 300 करोड़ रुपया शाहरुख खान को दिया गया तो मन्नत बंगलो बना, तो भरत भाई शाह के पास तो 4 साल के लिए गिरवी रहे। तो इन एक्टरों ने अपने आप को जब से गिरवी रखना शुरू किया खत्म हो। चलिए सर, फिर उसके बाद क्या हो कि कॉर्पोरेट वालों ने सारा बिगाड़ा। और कॉर्पोरेट क्या करते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट आ गया। अब उसमें क्या रिलीज का पैसा लेते हैं, जो कल तक हमको रिलीज करने का पैसे देते थे अब हमें बनाने के बाद रिलीज करने के पैसे लेने लगे। तो अभी छलनी चल रही है, इसमें टिके रहिए, ये भी हटेगा। जब वो दौर नहीं रहा तो ये दौर भी नहीं रहे। सही बात। अब इसके बाद जो प्यूरिफिकेशन आएगी ना वो कंप्लीट हमारी इंडस्ट्री का क्रीम चीज़ें होंगी। आज 40 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, आज ज्वाइन फिल्म इंडस्ट्री को 70 तब से मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब तो कुछ होता है तो बता सकते हैं। सर बातों बातों में अब हम वही दौर लाते हैं। आपने जैसे बताया आप 78 से हैं, तो आपने दशकों देखा है इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। तो सर ये जो उतार चढ़ाव रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे, आप दिलीप कुमार साहब को भी देखे हैं, आप अमिताभ बच्चन जी को देख रहे हैं और आज के नए लोगों को भी आप देख रहे हैं। सर एक्टिंग के माध्यम से ये उतार चढ़ाव कैसे रहे, कितने पॉजिटिव रहे हैं या कितने नेगेटिव रहे हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है? नहीं हुआ यूँ कि पहले क्या था, सिंपल एक मीडिया था लोग एंटरटेनमेंट करने का। जी पहले हम जाते थिएटर पिक्चर देखते थे जी। फिर थोड़े दिनों बाद हमारे घर में एक छोटे रूम में वो टीवी बन के आ गया, वो 2 आंखें 2 चैनल देखते थे। सही बात। तो उसमें क्या होता था, कई बार होता था कि किसी मोहल्ले में एक के पास टीवी तो बहुत कम था, लोगों का एंटरटेनमेंट एक ही था कि फिल्म देखना। तो आप यहूदी लगा दो, ऐसा नहीं कि मुगल आजम भी बनी है, गाइड ही बनी है, तब वो इंसाफ तराजू भी बनी थी, लैला मजनू भी बनी थी। उस जमाने में बॉबी जैसी फिल्म भी आई थी, जब राज कपूर साहब ने कहा था ठीक है मैं कुत्ते बिल्लियों को लेकर पिक्चर बना के हिट कर दे रहा था। जब उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई तो उन्होंने कहा कि कुत्ते बिल्लियों का दौर है, तब उन्होंने बॉबी फिल्म बना सुपर डुपर हिट कर। तो ऋषि कपूर की एंट्री हुई। तो ऐसा नहीं है, उस टाइम नए नए आर्टिस्टों की एंट्री हुई। क्यों एंट्री हुई कि लोगों ने एक बार ऐतिहासिक चीज़ें बंद कर दी। अब आपके सामने हमेशा मैं संस्कृत में बोलूँ आपको अच्छा लगेगा, तो आज की भाषा में बोलो जो आजकल के बच्चों को अच्छा लगेगा। जब अदरक हमारे ज़माने में डायरेक्टर एक्शन कट के सिवा कुछ बोलता नहीं था। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जेपी दत्ता साहब का बॉर्डर फिल्म में शेड्यूल करने में पहुँचा था जी। तो जेपी दत्ता साहब बड़े सीरियस व्यक्ति, मतलब आएंगे ना तो दहशत मच जाएगा, अरे हाँ समझ। तो आए तो चाइना क्रीक में शूटिंग चल रही थी, तो उन्होंने एक शॉट लिया और उठ के चल दिए। अब कैमरा वाले ने कैमरा उठाया, लाइट वाले सब उनके पीछे 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 पीछे, कोई पूछ नहीं रहा कि कहाँ जा रहे। अब पीछे जो कोने में पहुँच वहाँ पर पलटे देखे, बोले क्या है, बोले सर शॉट, बोले यार सुसु करने की जगह ढूंढ। इसने भी दहशत किस काम की कि वो बता भी नहीं सकते जगह कहाँ है, नेट शॉट क्या है। तो
उस जमाने में कुछ इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए आदमी सीरियस हो, अपने काम के प्रति ईमानदार हो। सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी को सक्सेस लाती है उसकी डिग्निटी, उसकी ईमानदारी। डिग्निटी और ईमानदारी होगी तो टैलेंट पैदा होगा ही। सही। आदमी टैलेंटेड होता कौन है? जी। डिग्निटी और ईमानदारी के घर्षण के बीच में जी उसका अंदर टैलेंट पैदा होगा। सर आपने एक बहुत बड़ा दौर, फिर मैं उसी तरह के सवाल पे आता हूँ। ये तो बात हुई हम एक्टिंग की है या फिल्म इंडस्ट्री की है, राइटर भी आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में ठहाके लगते हैं सिनेमा हॉल में, इससे मैं वाकिफ हूँ। तो सर वो राइटिंग का जो दौर आपका पर्सनल था वो कैसे शुरू हुआ, मतलब रुझान राइटिंग की तरफ कब से हुआ? देखिए बच्चा था तभी से मैं वो ड्रामा वगैरह करता था, तो मेरा शौक रहा कॉमेडी। जी। तो कॉमेडी आप देखिए हमारे परिवार में ऑलमोस्ट लोगों का, कीर्ति कुमार के साथ बैठेंगे फुल कॉमेडियन है, आनंद भैया भी मेरे अच्छे खासे कॉमेडियन है, भांजा मेरा जब गहरा गोविंद है उसकी कॉमेडी के मामले। इनफैक्ट हमारी जो दीदी थी ना वो बड़ी सीरियस कॉमेडियन थी, बहुत सीरियस बात बोलेगा आपस में जी। जैसे आज हमने लीवर की पोजीशन में होकर कोई सीरियस बात नहीं करता, लोग हंस देते हैं जी। वो उसका इमेज ला दिया है कॉमेडी के। तो हुआ क्या कि मेरा बड़ा रुझान था कॉमेडी की तरफ, मैं जितने भी प्ले वगैरह भी करता था उसमें सीरियस प्ले को बीच में मैं आधा पंच मार के कॉमेडी कर देता, क्यों मालूम यहाँ पर डायरेक्टर कुछ बोलेगा नहीं, कुछ बोलने नहीं सकता, स्टेज चल रहा है। तो ऐसा करके एक रुझान था, तो आके यहाँ पर मैंने कई राइटरों के साथ काम किया, कई राइटरों को देखा कैसे लिखते हैं उन्होंने, स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जिंदगी में जितनी किताबें पढ़ी शायद किसी ने पढ़ी जी, नहीं तो 1500 से 1700 तो नॉवेल पढ़ लिया हमेशा जी। जो स्पेशल मैं अम्बेडकर का शर्मा की ज़्यादा पढ़ता था, वो थ्रिलर और मैं कॉमेडी में लाता था, जो बाद में रोहित शेट्टी ने उसको आगे किया, देव ठाउन ने आगे किया थ्रिलर में से, 16 सपनम देखिए, आंखें देखिए, और बेसिकली थ्रिलर फिल्म है बट इंडी कॉमिक हुई। तो मेरा वो पैटर्न रहा था। तो फिर मैंने स्क्रीन प्ले लिखना सीखा बकायदा, एडिटिंग नूर साहब से सीखा, और काफ़ी राइटरों के साथ काम करते करते स्क्रीन प्ले का, डायलॉग लिखने का, स्टोरी का फॉर्मेट मैंने समझा, फिर लिखना शुरू किया, अचानक से नहीं शुरू किया। सर अगर हम देखें अपने इस पूरे दौर में, मदर इंडिया से लेके आज का ये जो दौर है, लेखन भी अपने आप में बहुत बदलाव लेकर आया है, और दशकों हर 10 साल में एक नया लेखन, एक नई पद्धति को लेके आता है। इसके विषय में आपकी क्या टिप्पणी है, खास तौर से फिल्म लेखन की बात की जाए? देखिए एज पर डिमांड एज पर सप्लाई जी। अभी हम बनियाल दुकान से राशन खरीदते थे जी, आज भी बाजार में जाते हैं जी। तो पीपल वन अभी ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बन रही हैं जहाँ पे आपको बाहर निकलना ही नहीं, उसमें थिएटर भी है, स्विमिंग पूल भी है, मार्केट भी है, दूध भी है, तबेला भी है, आप जो चाहिए सब। तो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे दुनिया जो है ना सिमट रही है। अभी आप सोचिए कि मुंबई में एक 50 माले की अगर बिल्डिंग है तो उसमें आपका पूरा गाँव है जी। जो गाँव यूँ फैला हुआ है, अब हमारी दुनिया यूँ फैल रही है। तो जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बदलाव आता जाएगा, तो ऑब्वियसली हम बिस्लरी का बोतल में पानी पी जाता है, गिलास के बिना पीते रहते। उससे पहले चांदी के गिलास में पीते थे, उससे पहले पीतल आया, पीतल से तांबा आया, तांबा से एल्युमिनियम आया, एल्युमिनियम से स्टील आया, स्टील से अब क्या आ गया, तो छोटा सा प्लास्टिक का उसको भी पी लेते। आई एम सॉरी। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे बदलाव आना शुरू होगा, तो ऑब्वियसली अगर राइटिंग में बदलाव नहीं आएगा, आज मेकिंग टेकिंग बदलाव आ गया, हम मार्क 3 मार्क 4 यूज़ कर रहे हैं। सही बात। तब हमने सोचा भी नहीं था इतना छोटा सा कैमरा होगा, हम तब तो हमारे बड़े बड़े कैमरे होते थे, दूर से रेडियो का चोंगा की तरह नजर आते थे, पता चल जाता था शूटिंग हो रही है, इतनी सारी लाइटिंग होती थी क्योंकि उन दिनों नेगेटिव पे हम लाइट को बढ़ा भी नहीं सकते थे, घटा भी नहीं सकते, तो उतनी लाइटें चाहिए थी। आज तो आप एक टॉर्च लाइट में, मोबाइल की लाइट में शूट कर सकते हैं, पोस्ट में उसको बढ़ा सकते हैं, DI कर सकते हैं, उसका कलर करेक्शन कर सकते हैं। सर उसके हिसाब से बदलाव आना बहुत जरूरी था, तो आया है, सोच में बदलाव आई है, तो सप्लाई में बदलाव आएगा।